वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि वाइस चैप्टर के अंतर्गत आपको 2 वीडियोस पढ़ाए गए हैं, जिसमें कि फर्स्ट वीडियो में आपको रूल्स पढ़ाए गए थे और सेकंड वीडियो में इस बात पे चर्चा हुई थी कि असर्टिव सेंटेंसेस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। मीन्स वह सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और जिनके अंत में फुल स्टॉप दिया होता है, उनको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, इस टॉपिक पे बातचीत हुई थी। आज हम आपको पढ़ाएंगे वह सेंटेंसेस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और जिनके अंत में क्वेश्चन मार्क दिया होता है, उनकी पैसिव हम कैसे चेंज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस बात पे ध्यान करेंगे कि जब भी कभी हम किसी सेंटेंस में जो कि एक्टिव में है और इंट्रोगेटिव का है, जब उसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी उस हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे, ना कि सब्जेक्ट लिखेंगे। और जो क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बशर्ते एक चीज़ मैंने जो कहा था आपको कि जब भी कभी हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि उसमें हम अगले टेंस की जो है सहायक क्रिया लगा देते हैं, यानी नेक्स्ट टेंस जो होता है उसके जस्ट आफ्टर वाला बाद वाला जो होता है उसकी हम हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज करते हैं। लेकिन ये भी साथ साथ बताए थे कि ये भी ध्यान रखना है कि यदि वो सेंटेंस कहीं कॉन्टिन्यूअस का है तो उसकी पैसिव बनाते समय अगले टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि जब किसी सेंटेंस में जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है उसकी पैसिव बनाना है तो हमें किस प्रकार से एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को जो है पैसिव में चेंज करना हो। तो स्टूडेंट्स, अब आज हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। यहाँ पर भी एक प्रश्न आता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे वह सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और नंबर 2 पे वह होते हैं जो WS टाइप वर्ड से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो अब देखिए, ये हमने जो सूत्र आपके समक्ष रखा है, इस सूत्र को हम फॉलो कर करके किसी भी सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जो है पैसिव में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट लिखा है सेंटेंस में, डू यू लव योर पेरेंट्स। अब इस सेंटेंस को देख रहे हैं, आप देखते हैं ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और इस सेंटेंस में इंट्रोगेशन यानी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जो है वो दिया है। अब इसकी पैसिव चेंज करना है, पैसिव में से चेंज करना है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कह रहा है, सूत्र कह रहा है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि सेंटेंस डू या डज से शुरू होता है और उसको हमें पैसिव में चेंज करना है तो ऐसी स्थिति में जहाँ डू या डज होता है उसके स्थान पे हम इज, एम या आर का यूज करते हैं जो हमारा नया सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार। तो चूंकि यहाँ से हम डू को हटाएंगे, डू के स्थान पे इज, एम, आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो चूंकि यहाँ डू यू के अनुसार सहायक क्रिया लगी थी, यानी ये सहायक क्रिया इस यू के अनुसार लगी थी, लेकिन अब हमारा नया सब्जेक्ट होगा नेक्स्ट सेंटेंस में योर पेरेंट्स। तो जब हम योर पेरेंट्स को यू के स्थान पर लिखेंगे, चूंकि अब यू यहाँ चला जाएगा और योर पेरेंट्स यहाँ आ जाएगा, तो योर पेरेंट्स जो है ये प्लूरल है, ठीक है। तो अब प्रेजेंट, चूंकि ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का वाक्य है तो अब सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस की लगाएंगे। तो जब सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस लगाएंगे तो उसमें इज, एम, आर 3 सहायक क्रियाएं होती हैं। एक वचन करता होता है तो इज का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन करता होता है तो आर का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल यानी बहुवचन, तो यहाँ सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे, आर का, ठीक है ना। अब देखिए सूत्र हम फॉलो कर रहे हैं। सूत्र कह रहा है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। अब सूत्र कहता है ऑब्जेक्ट को लिखो, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके आ रहे हैं। ये हमारा योर पेरेंट्स जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो लिख लेंगे यहाँ पर योर पेरेंट्स। अब सूत्र कह रहा है नाट लगाओ, यदि होगा तब नाट लगाया जाएगा, नहीं है तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
यानी कि यदि इस सेंटेंस में नॉट दिया है तो नॉट का यूज करेंगे, यदि नहीं दिया है यहाँ तो यूज नहीं करेंगे। तो अब चूंकि इस सेंटेंस में नॉट नहीं है तो यहाँ हम नॉट का यूज भी नहीं करेंगे। फिर कह रहा वी 3 का यूज करो, तो यहाँ देखो लव है इस सेंटेंस की वर्ब, तो अब इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो लव्ड हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है बाई का, और मैंने कई बार आपको समझाया है कि जब बाई का प्रयोग करना हो तो ये ध्यान रखना कि बाई के स्थान पे विद का भी हो सकता है, टू का भी हो सकता है, इन का भी हो सकता है, यानी अबाउट का, इन चीज़ों का यानी इन प्रीपोजिशंस का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन वो क्रिया के अनुसार। तो जो मैंने चार्ट आपको क्रिया संबंधी बताया था कि कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनके साथ में विद है, अबाउट है, इन है, एट है, इनका प्रयोग किया जाता है, वो चार्ट आप हर समय माइंड में रखेंगे। तो यहाँ लव्ड थर्ड फॉर्म हो गई। अब चूंकि लव के साथ हम बाई का ही यूज करते हैं तो यहाँ हो जाएगा बाई, और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ हमारा यू है। अब यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस समान होता है, इसलिए यहाँ यू लिख देंगे। अब इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। जैसे दूसरा सेंटेंस लिखा है आर वी रीडिंग तो अब ये सेंटेंस हम देख रहे हैं आर वी रीडिंग द नोवेल। इस सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब आर दी हुई है और यहाँ सब्जेक्ट वी है और ऑब्जेक्ट क्या है, नोवेल है। पैसिव में चेंज करना है। मैंने कहा था जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहाँ हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी, और ये भी मैंने कहा था अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, बट यदि उसमें इज एम आर वाज वर और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी है तो उसमें वही सहायक क्रियाएं रखते हैं, बशर्ते अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होनी चाहिए। तो अब यहाँ हम नॉवेल को वी के स्थान पर लिखेंगे और वी को नॉवेल के स्थान पर लिखेंगे। तो चूंकि वी हमारा प्लूरल था इसलिए यहाँ पर आर का यूज किया गया, लेकिन हमारा जो नॉवेल होगा न्यू सब्जेक्ट वो सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया यहाँ क्या लगेगी, इज लगेगी। ठीक है ना। अब फिर क्या हो जाएगा, तो नॉवेल लिख दिए। चूंकि मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब लिखने के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, और नॉट होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। फिर कह रहा है वी की थर्ड फॉर्म यूज करो। सूत्र कह रहा है वी की थर्ड फॉर्म यूज करो। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। फिर बाई है, बाई यूज करो। फिर सब्जेक्ट है वी। अब चूंकि ये सब्जेक्टिव केस है, अब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा ना तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, तो इसलिए हो जाएगा अस। अब कह रहा है अदर वर्ड, यानी एक्स्ट्रा वर्ड इसमें है कि नहीं है। यदि एक्स्ट्रा वर्ड होंगे तो इसके बाद में उन्हें लिख दिया जाएगा, यदि नहीं है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, और अंत में बचता क्या है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, उसका यूज कर दिया जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है हैव दे नॉट बॉट ए न्यू कार। अभी सेंटेंस होती है हैव दे नॉट बॉट अ न्यू कार। इसमें सब्जेक्ट हमारा दे है और हेल्पिंग वर्ब हैव है। हैव हैज होगी हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का यूज करते हैं। तो फिर वही नियम सूत्र को हम फॉलो करेंगे। सूत्र कह रहा है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखो। अब चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की लगाएंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया होती है हैव बीन या हैज बीन। तो चूंकि अब इधर का हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो न्यू कार है, ए इंडिकेट कर रहा है सिंगुलर होने का, तो इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम सिंगुलर की लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज। ठीक है ना। अब हेल्पिंग वर्ब हैज हो जाती है, इसके बाद में हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नया हो जाएगा ए न्यू कार, तो ए न्यू कार लिख देंगे। और इस प्रकार के सेंटेंसेस बच्चों विशेष करके ध्यान रखना होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब कई शब्दों में होती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं हैज बीन, एक दो शब्दों में है, तो इसका जब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो पहला भाग जो होता है, ये दो भागों में ना, हैज एक है और बीन दो है, तो इसका जो पहला भाग है इस पहले भाग को हमेशा सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं,
और इसका जो दूसरा भाग होता है, दूसरा पार्ट होता है, उसको हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखते हुए, यदि कहीं ये नकारात्मक है तो दूसरे भाग से पहले किसका यूज कर देंगे? नॉट का। तो अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हैज बीन, हैव बीन होता है, तो हैज बीन यानी दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट हमने हैज लिख दिया है, तो दूसरा पार्ट बीन बचता है, लेकिन यहाँ नॉट लगा हुआ है, तो इसलिए सब्जेक्ट को लिखने के जस्ट बाद हम नॉट का यूज करेंगे और फिर बचता है बीन, तो उसका यूज करेंगे। एक बार हम पुनः आपको समझाना चाहेंगे कि जब भी किसी सेंटेंस में जो कि इंट्रोगेटिव में है उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जा रहा है और उसमें ऐसी हेल्पिंग वर्ब मिल रही है जिसके दो भाग हैं, जब दो भाग वाली हेल्पिंग वर्ब मिलेगी तो एक उसका भाग हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और दूसरा भाग हम सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। और यदि नॉट होता है तो उस दूसरे भाग से पहले ही हम नॉट का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो ये नियम शायद आपकी समझ में जरूर आ गया होगा। तो अब देखिए यहाँ बीन हो गया, यानी जो नॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है उसको भी मैंने लिख दिया। अब कह रहा है V3 लिखो, तो ऑलरेडी यहाँ चूंकि ये परफेक्ट का है तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, तो यहाँ बाट हो जाता है। इसके बाद कह रहा है बाई का यूज करो, हम यहाँ बाई का यूज कर देते हैं। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या था? दे। अब दे चूंकि ये क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है, और जब बाई के बाद में जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम। और फिर क्या बचता है? एक्स्ट्रा वर्ड्स, अदर वर्ड्स, यहाँ अदर वर्ड है ही नहीं, तो इसलिए लास्ट में क्या लगाने? क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा ये भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है डू वी नॉट टीच यू इंग्लिश। इस सेंटेंस में आपको विशेष करके समझाना चाहेंगे कि एक ऐसा सेंटेंस है, ऐसी वर्ब है जो दो सब्जेक्ट्स रखती है। इस वर्ब में यानी ये जो मेन वर्ब देख रहे हैं इसके साथ में इससे जुड़ी हुई यानी जुड़े हुए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो यू है और दूसरा इंग्लिश है। इसलिए जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो इसको दो तरीके से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, यानी यू को भी हम पहले सब्जेक्ट के स्थान पर लिख करके पैसिव में चेंज कर सकते हैं सेंटेंस को, और इंग्लिश को भी हम वी के स्थान पर लिख करके सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। और हम ये दोनों तरीके आपको बारी बारी से बताएंगे कैसे चेंज किया जाता है इसको, इस प्रकार के यानी जो सच टाइप्स सेंटेंसेस होते हैं उनको पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। तो अब यहाँ पर वही रूल हम डू यहाँ देख रहे हैं। सपोज करो यहाँ डू ना होता, डिड होता, तो जैसे लिखा डिड वी नॉट टीच यू इंग्लिश, क्या मैंने तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई थी? तो अब चूंकि ये पास्ट टेंस होने का प्रमाण दे रहा है, तो अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस जहाँ पे होगा उसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया का यूज करेंगे। तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर नाम की सहायक क्रिया हो जाएगी। चूंकि यदि हम यू को इधर लेके आ रहे हैं तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो यहाँ वाज के स्थान पे हो जाएगा वर, और वी के स्थान पे लिखेंगे यू को, फिर लिखेंगे नॉट। अब वही रूल क्या कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करो, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी यदि ये देखना है कि दो पार्ट में हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, दो पार्ट में होती तो इसके बाद लिखा जाता। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टाट, तो टाट लिख दिया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? चूंकि बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए था वर्ब के बाद, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन जब किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ में दो ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं तो पहला ऑब्जेक्ट जब इधर लेके आएंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पास में ही लिख दिया जाता है। तो टाट और फिर इंग्लिश यहीं लिख देंगे, ठीक है ना? इंग्लिश यहीं लिख देंगे और इंग्लिश लिखने के बाद में फिर बाई लिखेंगे और जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बना जब हमने पहले ऑब्जेक्ट को इधर लेके यानी एक्टिव से पैसिव सेंटेंस को बनाया। अब जैसे हम इंग्लिश को इधर लेके आ रहे हैं, वी के स्थान पे इंग्लिश को लिखते हैं, तो इसको पैसिव में चेंज करेंगे। कैसे चेंज होगा? चूंकि यहाँ देखिए हम यू को लेके आए थे इधर और ये प्लूरल था इसलिए वर लगा था। अब यदि हम इंग्लिश को इधर लेके आ रहे हैं तो इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया लगेगी वाज। वाज हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? इंग्लिश का, इंग्लिश हो गया। इसके बाद क्या प्रयोग करेंगे? नॉट है तो नॉट का। अब टीच की वही थर्ड फॉर्म यहाँ भी हो जाएगी क्या? टाट। अब
यू बचता है ना, तो यहाँ पर यू लिखेंगे, लेकिन इसके पहले किसका यूज कर देंगे, टू का, टाट टू यू, और फिर हो जाएगा बाई अस। तो इस प्रकार से ये भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। आइए सेकंड टाइप सेंटेंस पे चर्चा करते हैं। अब जैसे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है, उसमें भी एक रूल होता है, और इसमें कुछ ऐसे भी अलग से रूल होते हैं जो हम आपको विशेष और विधिवत तरीके से बताएंगे, लेकिन इन रूल्स को पहले समझ लीजिए। जैसे WH टाइप वर्ड को सूत्र कह रहा है कि सबसे पहले WH टाइप वर्ड जो है उसको वैसे ही लिखो, तो और इसके बाद में पूरा जो जैसे भी फर्स्ट टाइप सेंटेंस बनता था वैसे सब कुछ रहेगा, लेकिन इसमें जो WH टाइप वर्ड होगा उसको हमेशा पहले ही रखेंगे। अब इसको पैसिव में चेंज करना है, तो सूत्र कह रहा है कि सबसे पहले व्हाई लिखा है तो व्हाई को ही लिख दो, हमने लिख दिया। अब कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखो, हेल्पिंग वर्ब वहाँ डिड देख रहे हैं, यहाँ पे आप डिड देख रहे हैं, क्योंकि जब ये डिड है तो इसमें अगला टेंस को ये पास्ट इंडेफिनिट है, अब अगला टेंस कौन सा होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, तो उसकी सहायक क्रिया कौन सी हो जाएगी, वाज या वर, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो चूंकि यहाँ फील्ड है, यदि फील्ड्स होता तो वर हो जाता, फील्ड है तो वाज हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे वाज। अब ये हमारा है सब्जेक्ट, फार्मर क्या है, सब्जेक्ट है, और द फील्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा द फील्ड। अब नाट है तो नाट लिख देंगे। अब चूंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फार्म दी है, लेकिन यहाँ वर्ब की कौन सी फार्म होगी, थर्ड फार्म होगी, तो प्लो की थर्ड फार्म होती है प्लोड, ठीक है। अब यहाँ पे हम बाई लिखेंगे, और बाई लिखने के बाद में सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है दी फार्मर, तो लिख देंगे दी फार्मर। और फिर कह रहा है एक्स्ट्रा या अदर वर्ड जो भी होते हैं उनको लिख लो, तो इसमें कोई अदर वर्ड नहीं दिया है। तो अंत में कहता है मार्कअप इंट्रोगेशन का यूज कर दो, तो यहाँ मार्कअप इंट्रोगेशन का यूज कर देते हैं। ऐसे एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे लिखा है व्हेन हैड यू बीटन दिस पर्सन। तो अब इस सेंटेंस में व्हेन WH वर्ड है तो इसको जो का त्यों लिख देंगे, व्हेन ही रहेगा। अब चूंकि यहाँ यू दिया है तो यू को हम दिस पर्सन से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ हैड की हैड बीन होनी चाहिए, चूंकि ये पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ हैड और यू के स्थान पे दिस पर्सन को हमने लिख दिया, तो यहाँ हो गया दिस पर्सन। और फिर क्या करेंगे, नाट है कि नहीं है, इसमें नाट नहीं है तो बीन का यूज कर देंगे। यदि नाट होता तो बीन के पहले नाट का इस्तेमाल किया जाता, तो हमने बीन कर दिया। अब चूंकि वर्ब की कौन सी फार्म होगी, थर्ड फार्म होगी, तो यहाँ लिखेंगे बीटन। और फिर बाई है तो बाई लिख दो, और यू है तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हुए। यानी जब भी कभी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को से जो कि सेकंड टाइप है उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो WH टाइप वर्ड होगा उसको ज्यों का त्यों जहाँ है वहीं पर लिख देंगे, और इसके बाद में जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूल बताया गया था उसी को फॉलो करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे, वर्ब की थर्ड फार्म का यूज करेंगे, और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब के अनुसार बाई विद अबाउट इन एट आदि का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं, जैसे कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि हु से शुरू होते हैं, और ये विशेष करके आप लोगों से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में। जो सेंटेंसेस हु से शुरू होते हैं उनकी पैसिव कैसे बनाते हैं। जैसे लिखा हु ब्रोक दिस चेयर, तो जब इस प्रकार का सेंटेंस होगा तो उसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। सिंपल होता है, इस प्रकार के सेंटेंस में जो हु होता है दो काम करता है, एक तो WH टाइप वर्ड का काम करता है और दूसरा काम करता है उसका सब्जेक्ट का, ठीक है ना। ये देखो कर्ता के रूप में भी है, किसने तोड़ा कुर्सी, कुर्सी को किसने तोड़ा, यानी यहाँ सब्जेक्ट का भी ये काम कर रहा है, और WH टाइप तो वर्ड ही है, ठीक है। तो जब ये दो काम कर रहा होता है तो अब आप समझिए,
चूंकि जब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसे ऑब्जेक्ट बनना चाहिए कि नहीं, तो इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। यानी जहाँ पर दिस चेयर लिखा है वहाँ पर हम हु को लिख देंगे। और एक रूल होता है कि जब हु से एक्टिव वॉइस का वाक्य शुरू होता है और पैसिव में चेंज किया जाता है तो हु को हम हुम में चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो अब हु को हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ लिख दिया हुम, ठीक है ना। और दिस चेयर को हम इधर ले आए तो यहाँ हो गया दिस चेयर, ठीक है। अब देखिए ये सब्जेक्ट था तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मैंने कहा था इस जाहिर सी बात है इसके पहले टू है, विद है, बाई है, एट है, अबाउट है, इसका प्रयोग होना चाहिए वर्ब के अकॉर्डिंग। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, बाई का, क्योंकि ब्रोक है, ठीक है ना, ब्रेक वर्ब है। तो अब इतने पे आप समझ लीजिए कि जैसे हो गया बाई हुम और यहाँ हो गया दिस चेयर। रूल क्या कह रहा है, WS टाइप वर्ड को हमेशा पहले लिखा जाता है, ठीक है ना। WS टाइप वर्ड को हमेशा पहले लिखा जाता है। हमने WS टाइप वर्ड को बाद में लिख दिया तो हमारा रूल गलत हो जाएगा। इसलिए हम इस बाई हुम को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बशर्ते इस नियमानुसार कि इसको हम बाद में न ले जाएं, ऑलवेज पहले ही राइट करें। तो इसलिए हम इस प्रकार के सेंटेंसेस में जो कि हु से शुरू होते हैं उनमें हम हु को शुरुआत में ही बाई हुम या टू हुम या विद हुम जो भी वर्ब अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो यहाँ अब ब्रेक के साथ में बाई का प्रयोग करेंगे तो हो गया बाई हुम। अब ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, अब हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है, अब हमारा मतलब है दिस चेयर से, ठीक है। चूंकि ये सेंटेंस है कौन सा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, तो यहाँ पर होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब ये चूंकि ब्रोक इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगाएंगे तो हो जाएगा वाज, ठीक है ना। और फिर हो जाएगा दिस चेयर और फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ब्रोकन और अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन का यूज कर देंगे। तो शायद ये भी चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि कब हम बाई हुम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस लिखा है, यदि सेंटेंस हाउ से शुरू है तो उसको भी हम पैसिव में चेंज करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि हाउ मेनी और हाउ मच आप देख रहे हैं, यानी जब सब्जेक्ट यानी WS टाइप वर्ड हाउ से सेंटेंस शुरू है और उसके साथ में मेनी लिखा है या उसके साथ में मच लिखा है तो उसमें एक डिफरेंस हो जाता है, उसमें ये अंतर हो जाता है। देखो हाउ मेनी बॉयज वर लर्निंग हिंदी, यानी कि यहाँ जो ये हाउ मेनी शब्द आया है बॉयज के साथ लग गया तो ये काम करता है कर्ता का, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी ये पूरा सब्जेक्ट हो जाता है। और जैसे ही हाउ के साथ में मच लगता है, यानी मच शब्द जैसे हाउ के साथ में आ जाता है ये काम करता है किसका, ऑब्जेक्ट का। तो जब भी कभी पैसिव बनाएं हमेशा याद रखें कि जब हाउ के साथ में मेनी शब्द आया होगा तो पैसिव बनाते समय हम हमेशा हाउ से पहले बाई का यूज करेंगे। लेकिन जब कभी हाउ के जस्ट बाद मच दिया होगा तो मच होने पर हाउ से पहले हम बाई का यूज नहीं करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स में आप लोग देख सकते हैं। तो ये यहाँ करता हो गया। अब जब करता हो गया बाबू तो इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो चूंकि ये WS टाइप वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए शुरुआत में ही रहना चाहिए। तो अब इसी के पहले हमने इसीलिए बाई का यूज कर दिया वर्ब को देखते हुए, तो यहाँ हो जाएगा बाई हाउ मेनी बॉयज। अब चूंकि ये सब्जेक्ट हमारा जो था ऑब्जेक्ट बन गया, अब ये ऑब्जेक्ट था कौन शब्द हिंदी, तो इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया तो यहाँ हो जाएगा वाज हिंदी और लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, ठीक है। बाई हाउ मेनी बॉयज वाज हिंदी बीइंग लर्नड हो जाएगा, बीइंग लर्नड, और यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। लेकिन यदि इस सेंटेंस में देखा जाए, इसमें बाई पहले लगा दिए माने सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, लेकिन इसमें ऑलरेडी ये ऑब्जेक्ट है ही है, तो इसको कैसे बनाएंगे, हो जाएगा हाउ मच वाटर। अब यहाँ हेल्पिंग और हम इसके अनुसार सी के अनुसार नहीं लगाएंगे,
अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम वाटर के अकॉर्डिंग लगाएंगे। यहाँ देख रहे हैं आप हेल्पिंग वर्ब इसी के अनुसार लगी थी, हाँ हेल्पिंग वर्ब यहाँ हिंदी के अनुसार लगी थी, तो इसलिए यहाँ सी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाने की या सी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है ना। अब हेल्पिंग वर्ब हाउ मच वाटर के अकॉर्डिंग लगेगी, तो हो जाएगा हैज बीन ड्रंक बाई, सी को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हर और हो गया क्वेश्चन मार्क, यानी हाउ मच वाटर हैज बीन ड्रंक बाई हर। तो ये हमारा सेंटेंस बनता है। अभी इससे कुछ जो रिलेटेड रूल्स बचते हैं उनको हम लेके मिलेंगे वॉइस चेंज के अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।